नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अशोक तिवारी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के लिए आज का दिन बेहद अहम है क्योंकि यूपी की योगी सरकार ने आज अपना बजट पेश किया है। विधानसभा में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आज अपना 8वां और भारी भरकम बजट पेश किया है। बजट पेश करने से पहले यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बाकायदा पूजा पाठ का एक वीडियो भी शेयर किया। बजट का आकार करीब 7,36,437 करोड़ और 71 लाख रुपए का था। पिछला बजट करीब 6,90,000 करोड़ रुपए का था। यानी इस बार का यह बजट अब तक का सबसे भारी भरकम बजट है। बजट में तमाम सारी योजनाओं के साथ साथ युवाओं, किसानों और महिलाओं पर भी फोकस किया गया है। साथ ही साथ औद्योगिक विकास और सड़क के लिए भी अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। लेकिन खास बात यह रही कि आज के इस बजट को पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अयोध्या और काशी का भी जिक्र किया है। सुरेश खन्ना ने यह कहा कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद वहां श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। काशी का भी जिक्र सुरेश खन्ना ने अपने संबोधन में आज किया है। यानी बजट प्रस्तुत करते समय उन्होंने दोनों ही धार्मिक जगहों का उल्लेख किया है। लेकिन खास बात यह है कि आज के इस बजट में अयोध्या, काशी, मथुरा और महाकुंभ के लिए भी खजाना खोला है योगी सरकार ने। करीब 5,000 करोड़ रुपया धार्मिक स्थलों के विकास के लिए योगी सरकार खर्चा करने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट पेश करने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद उन्होंने यह कहा कि यह बजट आस्था, अंत्योदय और विकास के लिए है। योगी ने यह भी बताया कि उनका जो पहला बजट है, यानी कि जब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनी तो उस वक्त उनका पहला बजट किसानों को समर्पित था। आपको ध्यान होगा उस वक्त किसानों की ऋण माफी का एक बड़ा वादा बीजेपी सरकार ने उत्तर प्रदेश में पूरा किया था। दूसरा बजट औद्योगिक विकास को, तीसरा बजट मातृशक्ति को और चौथा बजट युवाओं को समर्पित था। ये बातें बीजेपी सरकार की तरफ से आज बताई गई। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह भी कहा कि यह बजट, यानी आज जो बजट पेश किया गया है, यह बजट प्रभु श्री राम को समर्पित है, जो राम राज्य की परिकल्पनाओं को पूरा करता है। योगी ने यह भी कहा कि इस बार उत्तर प्रदेश की जनता पर कोई नया कर नहीं लगाया गया है। धार्मिक कॉरिडोर के लिए भी अलग प्रावधान बजट का किया गया है। जो धार्मिक स्थलों के जो कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं उनके लिए भी अलग प्रावधान किया गया है। लेकिन इस बजट के प्रस्तुत होने के बाद, मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी पार्टी मुख्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अखिलेश यादव ने यह कहा कि यह बजट सिर्फ 10% संपन्न लोगों का बजट है और 90% लोगों के लिए इसमें कुछ भी नहीं। अखिलेश ने उन 90% को पीडीए से कनेक्ट किया और यह कहा कि पीडीए के 90% लोगों के लिए बजट में कुछ भी नहीं है। यह पूरा बजट सिर्फ 10% संपन्न लोगों का बजट है। अखिलेश ने कहा कि गन्ने का रेट बिल्कुल नहीं बढ़ाया गया, जो बढ़ाया गया वो बहुत कम है। युवाओं को रोजगार कब मिलेगा, सड़कों पर गड्ढे क्यों हैं, ऐसी तमाम सारी बातें अखिलेश यादव ने कही। तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बजट प्रस्तुत होने के बाद क्या कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, क्या कहा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने और क्या कहा बसपा के नेता उमाशंकर सिंह ने, पहले आप उनके बयान सुन लीजिए। जो बजट है जो हमारे वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, वह बजट प्रभु श्री राम को समर्पित करते हुए लोक मंगल की उन भावनाओं को समर्पित किया कि यही मह आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। तुलसीदास जी के इन शब्दों में कि बजट की शुरुआत में, बजट के मध्य में और अंत में भी प्रभु श्री राम हैं। उनके विचार में, उनके संकल्प में एक एक शब्द में श्री राम है, क्योंकि श्री राम लोक मंगल के पर्याय हैं और यह बजट भी लोक मंगल को समर्पित करते हुए प्रदेश के समग्र और संतुलित विकास का, उत्तर प्रदेश का एक आर्थिक दस्तावेज है। सबका साथ सबके विकास के नारे में ये केवल बजट 10% संपन्न लोगों के लिए बना रहे हैं। 90% बजट 90% लोगों के लिए बजट नहीं है। ये
90% बजट का पैसा 10% लोगों पर और बजट का 10% 90% लोगों के लिए। ये सरकार पहले दिन से कर रही है और इसका परिणाम यही होगा कि गैर बराबरी बढ़ेगी, खाई बढ़ेगी, अमीरी गरीबी के बीच में दूरी बढ़ेगी। ये बजट का आकार तो कागज में बहुत बड़ा दिखा, जैसा कि माननीय वित्त मंत्री जी ने पढ़ा है। मुझे लगता है कि जब इस बजट की हम गहराई में जाएंगे, जब मदवार सारे विभागों का जब हम बजट देखेंगे और सारे विभागों का जब हम खर्चा देखेंगे, तो ये मुझे लगता है कि ये यहाँ धरातल पे उतर के आएगा कि पिछली बार जो बजट था उसका 50% ही खर्च हुआ होगा। तो बजट का आकार बड़ा कर देना ये कोई मायने नहीं रखता है। तो ये आपने पॉलिटिकल लीडर्स के बयान सुने, उन्होंने अपनी अपनी तरह से अपने बजट पर बयान दिए हैं, प्रतिक्रियाएं दी हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले ये जय श्री राम वाला बजट है? और अखिलेश यादव ने आज क्यों एक बार फिर पीडीए का जिक्र किया, जो हमेशा कहते हैं कि 90% पीडीए समाजवादी पार्टी के साथ है और बजट में 90% लोगों के लिए कुछ भी नहीं। तो इन तमाम सारे मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। मेरे साथ एक बड़ा पैनल इस वक्त मौजूद है। बीजेपी के प्रवक्ता कृष्ण मोहन पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा कांग्रेस के प्रवक्ता प्रेम नारायण सिंह भी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के नेता फराज किदवई भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अंकुर सक्सेना राष्ट्रीय लोकदल के नेता है, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। और अनुपम मिश्रा जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी मेरे साथ आज इस चर्चा में जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा कृष्ण मोहन पांडे जी आप ही से है कि मुझे लगता है कृष्ण मोहन पांडे जी हमारे साथ अभी जुड़ नहीं पाए हैं, तो मैं पहला सवाल आज अनुपम मिश्रा जी से ले रहा हूं। वरिष्ठ पत्रकार हैं, यूपी में राजनीति को आप काफी बारीकी से समझते भी हैं। अनुपम जी, आज के बजट को कैसे देखा जाए? शुरू में राम, मध्य में राम, अंत में भी राम, राम को समर्पित दिख रहा है बजट। हाँ, ये सही है अशोक जी। जिस देश में लोग अपनी संसद की और पद की शपथ लेने में भी भगवान का जिक्र करने से गुरेज करते आए हैं। हमने नेहरू को देखा, इंदिरा को देखा, राजीव को देखा, वो या तो सत्यनिष्ठा की शपथ लेते थे या इन द नेम ऑफ गॉड। और नरसिम्हा राव पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने भगवान के नाम पे, ईश्वर के नाम पे शपथ ली थी। उसमें पूरा बजट प्रभु श्री राम को समर्पित कर देना, ये एक बदलती हुई राजनीति का सबसे बड़ा सबूत है अशोक जी। दूसरी बात आप देखें, जो मुझको एक बजट में एक सरसरी तौर पे समझ में आ रहा है कि दो बातें। एक तो उन्होंने धार्मिक पर्यटन को, रिलीजियस टूरिज्म जिसको कहते हैं, उसको एक रोजगार का एक वो बनाया है, जिसे कहना चाहिए साधन। और फिर जैसे आप आगरा एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सबको जोड़कर उसको इंफ्रास्ट्रक्चर से भी जोड़ा है। दूसरी चीज जो मुझे समझ में आई कि आप 4 शहरों का खास जिक्र हुआ, 5 शहरों का। अब जाहिर सी बात है, प्रयागराज जहां मैं बैठा हूं उसका जिक्र होना ही था। इस साल महाकुंभ होने जा रहा है 2025 में, अभी से तैयारियां, उसका जिक्र होना ही था। अयोध्या का जिक्र होना ही था। अयोध्या को सरकार डेवलप कर रही, खासतौर से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद। पर जो 2 और शहरों का जिक्र हुआ, काशी और मथुरा, और वो भी डेवलपमेंट के लिहाज से उसका जिक्र हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री का उन 2 शहरों को अलग से मेंशन करना या कराना, ये आने वाली राजनीति की तरफ इशारा कर रहा है अशोक जी। बिल्कुल। फराज किदवई जी हमारे साथ मौजूद हैं। फराज भाई, अखिलेश यादव जी ने तो कह दिया कि 10% संपन्न लोगों का बजट है। क्या प्रतिक्रिया है बजट पर आपकी? बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। देखिए, मैं आज शुरुआत करूंगा अपनी, क्योंकि ये बजट आया और इस बजट से आप, हम, अनुपम जी, अंकुर जी, सब लोग इम्पैक्ट होंगे। और जाहिर सी बात है, यहाँ पर राम राज की बात हुई है, तो तुलसीदास जी की एक रामचरितमानस के ही एक उससे मैं शुरू करूंगा कि अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा, नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, नहीं कोई अबुद न लक्षण ही ना। मुझे लगता है सब एक से एक ज्ञानी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सबको ये समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए कि आप बजट 7 लाख का, 70 लाख का, 70 करोड़ लाख का आप प्रेजेंट कर दीजिए, लेकिन अल्टीमेटली अशोक जी, आप उस बजट का यूटिलाइजेशन कैसे कर रहे हैं? देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो ये है कि पहले बात कर ली जाए कि पिछले साल जो बजट पेश हुआ उसके क्या नंबर्स हैं, और दूसरी अगर हम ये बात करें कि जो वो बजट पेश हुआ और स्टेट में एग्जीक्यूट हुआ उसके रिजल्ट क्या हैं। वरना बाकी तो हम लोग सब बात करते रहेंगे कि साहब वो डेवलपमेंट का उन्होंने पेश किया और मथुरा का उन्होंने बजट पेश किया और
महिला सम्मान के ऊपर बजट उन्होंने पेश किया, यूथ पे किया, किसानों पे किया, वगैरह वगैरह। ये एक हिंदुस्तान टाइम्स का ही मैं आपको एक राइटअप दिखा रहा हूं अभी, अशोक जी, आप इसको देखिएगा और पढ़िएगा, क्योंकि मैं कोई भी बात करता हूं अशोक जी तो या तो उसके तथ्य होते हैं तब करता हूं, अदरवाइज मैं नहीं करता हूं। तो हिंदुस्तान टाइम्स का मैंने एक आर्टिकल में पढ़ रहा था, तो उसके हिसाब से जो डिफरेंट ये आप निकाल करके पढ़ लीजिएगा। तो पिछले साल जो बजट पेश हुए थे उसमें अगर आप डिपार्टमेंट वाइज उसकी एनालिसिस करिएगा तो ज्यादातर डिपार्टमेंट्स ने 50% या उससे कम का बजट यूटिलाइज किया है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूं 2022-2023 की, और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है। अगर हिंदुस्तान टाइम्स झूठ लिख रहा हो तो मुझे इससे बरी करिएगा प्लीज। पीडब्ल्यूडी में जो बजट पेश हुआ था पिछले साल वो 27,470 करोड़ रुपए का हुआ था, जिसका यूटिलाइजेशन 10,000 करोड़ रुपए से भी कम था, यानी करीब 30-20% के आसपास। हेल्थ के उसमें 44,387 करोड़ का बजट था और उसमें जो यूटिलाइजेशन हुआ था वो करीब 22,000 करोड़ के आसपास हुआ था। तो कहने का मतलब ये है कि अशोक जी, जैसे मैंने अभी आपसे बोला कि आप 7 लाख का नहीं, आप 70,000 करोड़ का बजट पेश करते हैं। दूसरी बात यह है कि आप जब उत्तर प्रदेश में आपने जो भी बजट यूटिलाइज किया, जो भी स्कीम चलाई, तो मेरे पास एक ये किताब रखी हुई है और ये जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी और होम मिनिस्टर साहब के डिपार्टमेंट से मुझे लगता है किताब निकली हुई है। इसका नाम है इकोनॉमिक सर्वे 2022-23। अगर आप इसका पेज नंबर 187 खोलिएगा, ये सब मैं कुछ नहीं कह रहा हूं अशोक जी, ये इकोनॉमिक सर्वे की किताब बोल रही है। और मैंने ये हरे से, यहां पर देखिए आप, ये हरे रंग से कुछ गोल गोल किया हुआ है। इसके हिसाब से जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है उत्तर प्रदेश का, वो 36 स्टेट्स में हम 36वें नंबर पर हैं। जो मेटरनल मॉर्टेलिटी रेट है उत्तर प्रदेश का, वो उसमें 18 स्टेट्स का निकाला गया, उसमें हम 16वें नंबर पर हैं। अंडर 5 में जो मॉर्टेलिटी रेट बच्चों का निकाला गया, जिसको हम शिशु मृत्यु दर बोलते हैं, उसमें भी हम 36 में से 36वें नंबर पर हैं। स्टंटेड चिल्ड्रन की अगर हम बात करें, लेस देन 5 years ऑफ एज, तो उसमें हम 34वें स्थान पर हैं। अंडरवेट चिल्ड्रन में हम 26वें स्थान पर हैं। तो हमको एक केपीआई बता दें, यहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं या और जो तमाम बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं, एक केपीआई ऐसी बता दें कि जिसमें उत्तर प्रदेश बहुत अच्छा कर रहा हो। हम बोलते हैं पर कैपिटा इनकम, अरे साहब पर कैपिटा इनकम नहीं बता दिए। इसी किताब में पर कैपिटा इनकम के बारे में भी लिखा हुआ है कि जो ग्रोथ है पर कैपिटा एनएसडीपी एट करंट प्राइस, उसमें उत्तर प्रदेश जो है वो 15वें नंबर पर है। हमारी पर कैपिटा अगर हम बात करें तो 68,810 रुपए है, जो कि 31वें नंबर पर है। तो कहने का मतलब ये है अशोक जी कि आप, फिर मैं वही बोल रहा हूं कि आप बजट 70 लाख करोड़ का पेश कर दीजिए, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन कहां पे हो रहा है? क्या वाकई गड्ढे भरे जा रहे हैं? अब आप देखिए कि उत्तर प्रदेश की हालत यह है कि वुमन जज की संदिग्ध हालत में मृत्यु हो जाती है और उसके पिताजी एफआईआर करते हैं कि हत्या हुई है। तो अब बहरहाल ये कोर्ट डिसाइड करेगी कि हत्या थी कि सुसाइड था, लेकिन एफआईआर दर्ज हो गई है। तो जिस राज्य में महिला जज सुरक्षित नहीं है, वहां पे आप महिलाओं की बात क्या करेंगे अशोक जी? दूसरी बात यह है कि और तमाम चीजें हैं, जैसे मान लिया अभी किसानों की बात हुई अशोक जी, तो किसानों के मामले में ही प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। मैं 3 स्टेट्स का नाम लेता हूं, मेरे पास उत्तर प्रदेश का भी डेटा नहीं है, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, जहां पर जो 2015-16 में किसानों की आय थी करीब इन सारे जगह 6,500 से 7,500 2015-16 के आसपास, वो उससे कम हो गई है। दूसरी बात यह है कि किसानी पर ही, अभी किसानों की बात हो रही थी, मैं इसलिए किसान पर आया, वरना आता भी ना, कि किसानी पर ही एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी। अनुपम मिश्रा जी बताइए अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, जिसके जो अध्यक्ष थे वो पीसी गद्दीगोदर जी थे, ये भारतीय जनता पार्टी के एमपी हैं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश की और उन्होंने कहा कि किसानों की आय दुगनी करने के टारगेट से हम अभी बहुत पीछे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के एमपी पार्लियामेंट्री कमेटी बोल रही है कि किसानों की आय की दुगनी करने से हम बहुत पीछे हैं। आप बात करते हैं कि किसानों की, एग्री सेंसस बताता है अशोक जी, मैं नहीं बोल रहा हूं कि देश में 14 करोड़ 65 लाख किसान हैं, लेकिन आप ये बताइए कि जो किसान सम्मान निधि मिलती है वो 10 करोड़ 85 लाख को मिलती है, क्यों? और मैं इस बात से और अशोक जी परेशान हो जाता हूं कि जो किसानी है उसकी इनपुट कॉस्ट लगभग 25,000 रुपए प्रति हेक्टेयर से तो बढ़ गई है,
लेकिन आपने पेस्टिसाइड्स पर जीएसटी लगा दिया 18%, आपने एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स पर जीएसटी लगा दिया 12%, आपने ट्रैक्टर के टायरों पर जीएसटी लगा दिया 18%। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे कि ये जो इनपुट कॉस्ट बढ़ी है, तो एक तरफ तो आप 68,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं किसान सम्मान निधि के उसमें, लेकिन एक तरफ 2,86,000 रुपए तो किसानों की जेब में डाटा डाल करके आपने उनसे निकाल लिया। तो किस किसान की बात करते हैं, किन महिलाओं की बात करते हैं, किस यूथ की बात करते हैं, किन बच्चों की बात करते हैं? फराज भाई, कृष्ण मोहन पांडे जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीच में कनेक्शन टूट गया था उनसे। कृष्ण मोहन पांडे जी, आपका जब कनेक्शन टूटा था तो फराज भाई ने एक श्लोक पढ़ा था और उसके बाद अपनी बात उन्होंने रखनी शुरू की थी। और आज अखिलेश यादव जी ने भी कहा कि ये जो बजट यूपी की बीजेपी सरकार ने प्रस्तुत किया है, ये 10% संपन्न लोगों का बजट है, 90% लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। तो क्या ये आपने जो बजट प्रस्तुत किया है, ये जय श्री राम वाला बजट है क्या? क्योंकि मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं कि इस बजट के शुरुआत में राम, मध्य में राम और अंत में भी राम है। पांडे जी। अशोक जी, बिल्कुल, यदि राम तक की चर्चा की जाए तो मैं शुरू करता हूँ राम से ही। राम वास्तव में, ये बजट राम से शुरू होता है और राम पे समाप्त हो जाता है। राम की मर्यादा, मूल्य, परंपरा, आदर्श चरित्र की चिंता की जाए, यदि चर्चा की जाए तो मुझे लगता है कि देश के एक एक और खासतौर से उत्तर प्रदेश के लिए, हर वर्ग के लिए ये चिंता का विषय नहीं, अब वो चर्चा का विषय भी नहीं है, क्योंकि अब ये समावेशी बजट इसको कह लिया जाएगा। जैसे ये समावेशी बजट है, फराज भाई ने ढेर सारी बातें गिनाई और फराज भाई बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, परंतु मजबूरी यही थी कि कुछ बातें घुमा के समाजवादी पार्टी के साथ लेके जाना पड़ता है। फराज भाई अभी जो चर्चा कर रहे थे कि सड़कों में गड्ढा मुक्ति हुई कि नहीं हुई, फराज भाई के पास भी वो डाटा है कि 2012 से लेकर 17 तक का जो डाटा था, इनका डाटा है समाजवादी पार्टी की 5 वर्षों में ये 8,913 किलोमीटर की सड़कें बनवा पाए। भारतीय जनता पार्टी के इन 5 वर्षों के शासनकाल और 2 वर्ष का और 7 वर्ष के शासनकाल में 21,000 किलोमीटर हमने सड़क बनवाई है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने और कुछ नहीं किया। इन्होंने कहा कि किसानों की आय की बात करनी जाए तो फराज भाई के शासनकाल में जब ये कांग्रेस के साथ सहयोगी दल के रूप में कार्य करते थे तो उस समय किसानों के गेहूं का जो मूल्य तय होता है, एमएसपी तय होती थी, 11 रुपया 30 पैसे तय होती थी। आज जब हम 2024 में खड़े हैं तो 2150 रुपए, 2140 रुपए के रेट पे खड़े हैं, तो मुझे लगता है कि दुगना तो हुआ है फराज भाई। अब इसको आप माने न माने वो विफलक है, क्योंकि आपकी मजबूरी है, समाजवादी पार्टी की व्यवस्था के अनुरूप आपको चर्चा करनी है। एक बात मैं तो भाई स्पष्ट कर दूं कि यही उत्तर प्रदेश था जो बीमारू राज्य कहा जाता था। बीमारू राज्य से उठकर अब एक बड़े बजट की चर्चा हो रही, तो निश्चित तौर पर ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उनके किए गए कार्यों का ही प्रतिफल है। और अभी राजकोषीय घाटा की भी चर्चा, शायद मुझे लगा कनेक्शन के कारण ठीक ढंग से मैं सुन नहीं पाया, राजकोषीय घाटा की भी चर्चा हो रही थी जो 3 पॉइंट समथिंग था। यदि इसकी हम चर्चा कर ले तो मुझे लगता है कि ये अभी तक के उत्तर प्रदेश के बजट में सबसे कम राजकोषीय घाटा है। इतना बड़ा बजट खड़ा करने के बाद यदि राजकोषीय घाटा सर्वाधिक कम आता है तो निश्चित तौर पर यह सुखद संदेश है। और आने वाले समय में जब इस उत्तर प्रदेश में ढेर सारा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है और रोजगार के अवसर बढ़ रहे, तो निश्चित तौर पर यह राजकोषीय घाटा भी समाप्त किया जाएगा और उत्तर प्रदेश अब उस बीमारू राज्य से निकल के बहुत आगे आ चुका है। दूसरा विषय, फराज भाई जो चर्चा कर रहे थे कि राम की, निश्चित तौर पर यह राम की ही चर्चा है, राम का ही बजट है कि समाज के उच्च वर्ग से लेकर निम्न वर्ग तक के लिए समानता का एक संदेश देता है। और ये बजट सबको कुछ ना कुछ बेहतर रूप में उनके भविष्यगत चीजों को देने का काम कर रहा है। यदि इस बजट की एक चर्चा और कर ली जाए, एक बार और कहना चाहूंगा इस बात को, अतु भाई कहा था कि राम राज्य आया और राम का बजट है। निश्चित तौर पर कहा गया है कि जब राय सत्ता पैदल चलकर सुदूर जंगल में जाती है तो राम राज्य आता है। और सुदूर जंगल अर्थात समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए भी इस बजट में चिंता की गई है। इसका असर यह है कि आज इस बजट को बेहतर ढंग से प्रस्तुत हम सारे लोग कर पा रहे हैं। हाँ, यह है अपने दलगत के अनुसार, विचारधारा के अनुसार इसमें कभी आप निकाल सकते हैं और ठीक बात है, आप हमें बताएं, उसमें बेहतर से बेहतर करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी करेगी। और मुझे लगता है इस बजट ने एक नया आयाम दिए देगा, ये बजट एक नया आयाम देगा उत्तर प्रदेश को, वो उत्तर प्रदेश जो बीमारू राज्य से निकलकर अब विकसित उत्तर प्रदेश और एक उत्तर प्रदेश श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश की परिकल्पना को लेकर आगे बढ़ेगा, जो देश के सचिव प्रधानमंत्री के सपने और एपीजे अब्दुल कलाम के सपने इंडिया 2020 को लेके हम इंडिया 2047 के परिकल्पना को लेके आगे बढ़ेंगे। प्रेम नारायण सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रेम भाई, कैसे देखा जाए आज के इस बजट को?
7,36,437 करोड़ और 71 लाख रुपए का भारी भरकम बजट पेश किया योगी सरकार ने। लेकिन सवाल मेरा फिर आपसे भी वही है कि योगी जी ने कहा कि बजट के शुरुआत में राम, मध्य में राम और अंत में भी राम। देखिए अशोक जी, इनका तो काम है वही, इन्होंने शुरू से प्रभु राम के नाम को बेचा है और उसको प्रयोग किया है। ठीक है, मान लेते, देखिए योगी जी संत हैं, उनके मुंह से राम का नाम चलता है, अच्छा है, वो करते भी हैं, क्योंकि अब संत हैं तो उसकी बात करेंगे तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन उनके अलावा जो लोग राम की बात करते हैं और फिर बताते हैं कि शुरू में राम है, अंत में राम है, तो एक छोटी सी बात वही अयोध्या से शुरू करते हैं कि मिश्रा जी जब शुरुआत में बोले तो मिश्रा जी ने कहा कि जो सांस्कृतिक वो मतलब उत्थान हो रहा है और पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। उसके बाद आप वीडियो दिखा रहे थे अखिलेश जी का, जो अखिलेश जी बोल रहे हैं कि ये 10% लोगों का बजट है, तो उसको आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं कि राम की परिकल्पना को वहां जोड़ते हैं जहां एक व्यक्ति, जहां प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज का सफर करेगा और उसके पैर से चप्पल निकाल लेते हो आप, तो आप अयोध्या में आप 65 रुपए की चाय पिला करके आप वहां ऐसा एक मॉड्यूल सेट कर रहा है कि 65 रुपए की चाय पिएगा आदमी और वो कहेगा कि नहीं बढ़िया चल रहा है, तो आप उसको संयमित करिए। पहली चीज वो तो मैंने वो जोड़ दिया उत्थान को लेकर के। फराज भाई ने बहुत अच्छी बात कही, फराज भाई ने ये कहा घोषणा आप क्या करते हो, कितना बड़ा बजट आता है, उसका एग्जीक्यूशन कितना होता है, उसको आप पटल पर कितना उतार पाते हैं, ये बड़ी बात है। और उसके लिए जरूरी यह है कि पिछली बार की चर्चा अगर ओपन पटल पर ये होता कि हाँ कितना आया, कितना गया, कैसे हुआ, अच्छा लगता है। जैसे इन्होंने चर्चा कर दी कि 46,69,000 किसानों के लिए 31 सिंचाई परियोजनाएं इनकी पूर्ण हो गई और उन परियोजनाओं के माध्यम से ये नहरों और सरकारी नलकूपों के माध्यम से किसानों को मुफ्त पानी दे रहे हैं। ये भाषण है इनका। अगर ये भाषण नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या कोई भी नेता आकर के पटल पे आकर के उस सूचियां को लोगों के सामने बता दे किस किसान को आप मुफ्त पानी दे रहे हो। नहरों से लेकर के आदमी नहरों में पानी के लिए मोहताज होता है, जिस समय पानी की जरूरत होती तब नहरों में पानी नहीं मिलता है, और जब ट्यूबवेल पर नलकूप से सिंचाई की जरूरत होती है तब उसको बिजली नहीं मिलती। और दरों का तो पानी मुफ्त की बात छोड़िए, आप उनकी दरों के रोने है ना, आप देखिए विद्युत विभाग के दरवाजों पर लाइन लगी होती है, आदमी किसान रोता घूम रहा है, पहली चीज। दूसरा ये 1.10 करोड़ रोजगार मिलेगा, उसके लिए 40 लाख करोड़ रुपए का घोषणा कर दी गई। भाई पूर्व में आपने कितनी घोषणाएं की, वो रोजगार कहां है? आप घोषणाएं लगातार करते जाइए, आप करते जा रहे हैं, हम सुनते जा रहे हैं, पूरा देश सुन रहा है, पूरा प्रदेश सुन रहा है। लेकिन अगर राम राज्य का बजट है और राम राज्य की सरकार है और राम को आप मानते हो, तो राम ने झूठ तो कभी नहीं बोला है, राम ने कभी छलावा नहीं किया है, राम ने कभी छल नहीं किया है, राम ने कभी किसी को गुमराह नहीं किया है। राम ने दुश्मन की भी तारीफ की है, राम ने मित्र को भी गले लगाया, शत्रु को भी गले लगाया, उसकी जो जिस लायक है उसका उस हिसाब से उसका वर्णन किया है। सुन लीजिए, अभी मैं आपके बीच में उंगली नहीं उठा रहा था, आप सुनिए पहले पूरे, मैं ज्यादा विस्तार से जा ही नहीं रहा हूं, आपने फराज भाई को तो सुना ही नहीं। दूसरी चीज इन्होंने रख दिया 96 लाख एमएसएमई इकाइयां हैं और उनको 2 लाख करोड़ रुपए का इनका निर्यात हो रहा है, 2 लाख करोड़ का इनका निर्यात हो रहा है। ये बताएं कि उन 96 लाख एमएसएमई की इकाइयों में से कितनी इकाइयां बंद पड़ी हुई हैं और कितनी बुरी तरह से मतलब बर्बाद होने के कगार पे है। क्या ये बताएंगे? क्या इस चीज की चर्चा ये करेंगे? नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनका काम सिर्फ और सिर्फ घोषणा करना है, इनका काम सिर्फ और सिर्फ बातें करना है। जैसे कि फराज भाई ने कहा ना कि महिला जज की जो परिवार वालों ने रिपोर्ट लिखवाई कि उसकी हत्या हुई है, प्रशासन कह रहा आत्महत्या हुई है, हत्या आत्महत्या बाद में निपटेगी। बड़ी बात यह है उन महिला जज ने बहुत पहले इस सरकार की प्रशासन की गुंडाई और अपने शोषण से आगे जाकर के आत्महत्या की इजाजत मांगी थी कि मुझको इच्छा मृत्यु दे दी जाए, मैं अब और अधिक झेलने के लायक नहीं हूं, मैं और अधिक मेरी क्षमता नहीं है, मैं और अधिक शोषण बर्दाश्त नहीं कर सकती हूं। उसके बाद हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। ये इनका समावेशी शासन है और समावेशी इनका कार्य है
उस पर इनको चर्चा करने की जरूरत होती है, उस पर बहस की जाए ना, उस पर कार्य किया जाए, एग्जीक्यूशन दिखता है। आप उसको बता दो रामराज का बजट है भाई, आप रामराज में बजट, और फिर कहते हैं हम तो बिल्कुल खुले पटल पे हैं। भैया पांडे जी, भगवान राम ने कभी नहीं कहा था कि गली चलते सड़क चलते लड़कों को पकड़ के आप लड़के को लड़का बना करके, लड़के को लड़की बना करके आप बरमाना डलवा दो, 51,000 रुपए की लूट आप चालू करवा दो, लड़की को मरवाना डलवा करके आप प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की शादियां आयोजित करवा दो। ये भगवान राम ने कभी नहीं कहा। और आप लोग घृणित कार्यों में जब भगवान राम का नाम जोड़ते हो ना, तो आप सम्मान नहीं करते हो भगवान राम का, आप राजनीतिकरण कर रहे हो, ठीक है ना। जिनके आचरण से, जिनकी सोच से, जिनके आदर्श जो उनका वो जीवन रहा है, उससे जो लोग सीखते हैं, जो उनके ऊपर मनन करते हैं, उनके ऊपर, उनके विचारों पर सोचते हैं, आप उनको इन कार्यों के साथ जोड़ देते हैं, वो चिंता का विषय है। उसके बाद में ये जो भी बड़ी अच्छी बात है एक बजट में आई पॉइंट में कि 2016 में 1.40 लाख आवास स्वीकृत थे, भाजपा ने 34,15,000 स्वीकृत किए और 34,14,000 पूर्ण हो गए, ठीक है। लेकिन उस डाटा के साथ आप ये बताइए, ये ग्रामीण की बात कर रहा हूं तिवारी जी मैं, इन्होंने कहा प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण है उसकी बात कर रहा हूं, इन्होंने कहा कि 34,14,000 आवास पूर्ण भी हो गए और इन्होंने 34,15,000 स्वीकृत कर दिए। आप ये फिर शब्दों के जाल में, आप फराज भाई को बोल रहे थे कि नहीं वो तो उनको शब्दों को घुमा के करना है पेश। आप तो ये बताइए कि 2018 के बाद में क्या आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के ग्रामीण जो साइट है, क्या उसमें एक आवास आप पंजीकृत करवा पाए हैं? क्या एक आवास आप स्वीकृत करवा पाए हैं? नहीं करवा पाए, क्योंकि आपका ध्यान कार्य करने पर है ही नहीं, आप वो कर ही नहीं सकते हैं। आप डेटा खेलेंगे, आप डेटा बताएंगे, आप डेटा बताते बताते चले जाएंगे और आप बता देंगे कि भाई हम नदियों में सुधार और कटाव के लिए हमने 1,530 करोड़ 60 लाख रुपए जो इन्होंने बजट किया है। भैया मैं बुंदेलखंड का निवासी हूँ तिवारी जी, मैं बुंदेलखंड का निवासी हूँ, ये नदियों की कटान के ऊपर बजट कर रहे हैं, मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, क्योंकि खनन को स्वयं मुख्यमंत्री जी देखते हैं, बुंदेलखंड में जल धाराओं को रोक करके खुलेआम खनन हो रहा है, आप पहले उसको तो रोकिए, फिर उसके बाद में आप डार्क जोन के नलकूपों की मरम्मत करेंगे। डार्क जोन में तो जाएंगे, जब नदियों की जलधारा आप रोकेंगे, जलधारा रोक करके जब आप नदियों से खनन होगा, भूगर्भ का जो जल स्तर है वो नीचे अपने आप होगा, नीचे होगा तो डार्क जोन में जाएंगे ना। एग्जीक्यूशन पे बात करिए। बिल्कुल, फिर मैन जी अभी कृष्णमोहन पांडे जी से जवाब लेंगे, लेकिन अंकुर सक्सेना जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं, उनसे भी बजट पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। अंकुर जी, आज जो ये बजट पेश किया है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने, भारी भरकम बजट, और राम के नाम का भी जिक्र हुआ है उसमें जी, कैसे देखते हैं? देखिए अशोक जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आज जब माननीय वित्त मंत्री महोदय इस बजट को प्रस्तुत कर रहे थे तो उससे पहले उन्होंने प्रभु श्री राम की आराधना की। क्यों आराधना की? क्योंकि वो उस बजट को प्रस्तुत करने से पहले श्री राम जी से माफी मांग रहे थे कि हे प्रभु, आप ही के नाम का सहारा है, कुछ किया कराया नहीं है, तो मैं जो भी झूठ बोलने जा रहा हूं आपके नाम का सहारा लेकर, तो कृपया करके मुझे इस झूठ से बख्श दें। तो ऐसी स्थिति में प्रभु श्री राम का जो उनने सहारा लिया है, तो कहीं ना कहीं उससे स्वयं स्पष्ट हो रहा है कि उन्हें खुद पता है कि केवल प्रभु श्री राम के सहारे ही वो अपनी नैया किनारे लगाना चाह रहे हैं, बजट में आम जनमानस के लिए कुछ है नहीं। अब बात करते हैं बजट की श्रेणियों की, जिस हिसाब से इनने बजट प्रस्तुत किया है। देखिए, क्या ये युवाओं का बजट है? अगर ये युवाओं का बजट है तो फिर वो युवाओं पर आपकी नजर क्यों नहीं गई जिन युवाओं का आपने पेपरों का फॉर्म भरवाया? वो बेचारे पेपर देने आते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं। फिर आपका 10-90 चौराहे पर धरना करती हुई इन बहनों के लिए क्यों नहीं उस बजट में प्रावधान किया गया जिनको आज तक सैलरी नहीं दी गई प्राइवेट फर्म? तो आपको इस बात को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में हमारे भाई लोग आज भी धरना स्थल पर बैठे हुए हैं कि उनको नौकरी का रिजल्ट आउट हो चुका है, उनको ज्वाइनिंग कराई जाए। उनको ज्वाइनिंग क्यों नहीं कराई जा रही है? अगर आप बजट के प्रावधानों की बात करते हैं तो आपको उन किसानों की भी बात करनी पड़ेगी, जो हमारे गन्ना किसान भाई हैं, जिनके लिए आपने 20 पैसे पर किलो की बढ़ोतरी करके वाहवाही लूटना चाह रहे हैं। आप अगर बात करते हैं मेडिकल की, तो आपको इस बात का भी जवाब देना पड़ेगा कि मेदांता जैसे माननीय मुख्यमंत्री की नाक के नीचे लखनऊ
मेदांता जैसे अस्पताल में एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसकी बॉडी को बंधक बनाकर 12 लाख 14 लाख का बिल बनाया जाता है। आप अगर इसी बजट की बात करते तो आपको इस बात को भी जवाब देना पड़ेगा कि जिस लखनऊ में जहां पर अभी परसों लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था ऐसी आदि हो चुकी है कि एक ही परिवार के 3 लोग। मुझे लगता है अंकुर सक्सेना जी का कनेक्शन हमसे टूट गया है। कृष्ण मोहन पांडे जी, ये तो बड़े गंभीर आरोप लगा दिए आपके ऊपर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और लोकदल ने। लॉ एंड ऑर्डर कहीं पर रह नहीं गया है। बजट के नाम पर आप आम जनमानस को केवल एक तरीके से कह लीजिए गुमराह कर रहे हैं। तो ये बजट नहीं है, ये केवल प्रभु श्री राम और धर्म के नाम पर एक बार पुनः अपनी बैतरणी को पार लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा की गई एक ओछी हरकत है और इसका दुष्परिणाम भारतीय जनता पार्टी को 2024 में प्रभु राम श्री राम स्वयं देंगे। चलिए कृष्ण मोहन पांडे जी, हम लोगों ने अंकुर सक्सेना जी को भी सुना, फराज किदवई जी को भी सुना, प्रेम नारायण सिंह जी को भी सुना, आप भी सुन रहे थे और मुस्कुरा भी रहे थे। तो ये तो कह रहे हैं कि राम के नाम पर बैतरणी पार लगाना चाहते हैं आप लोग। आम लोगों के लिए तो कुछ है ही नहीं बजट में। अशोक जी, एक बात स्पष्ट कर दूं कि जो बजट के सत्र में प्रभु श्री राम की चर्चा हमारे मित्र ने अंकुर जी ने कहा, इनके अनुसार कहा, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, उन्होंने कहा प्रभु आपने जो इच्छा शक्ति दी थी उसी इच्छा शक्ति से आज इतना बड़ा बजट उत्तर प्रदेश का हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं और आपके ही इच्छा शक्ति से इस उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य से निकालकर आज एक विकसित उत्तर प्रदेश लेके आए, उसकी प्रार्थना थी। दूसरा, हमारे प्रेम नारायण सिंह जी मित्र ने कहा कि ये उत्तर प्रदेश जो है राम की मर्यादाओं का उत्तर प्रदेश है। राम की इन्होंने इतनी चर्चा की कि मैं चला गया सुप्रीम कोर्ट के उस एफिडेविट पर जिसपे कांग्रेस पार्टी और इनके सहयोगी वकील, जो कि 27 वकील एक साथ खड़ा हुए थे और कह रहे थे कि राम का जन्म ही नहीं हुआ है, राम काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक है, राम कथा का मतलब ही कोई नहीं है। ये वो एफिडेविट सही थी या प्रेम नारायण जी सही थे, पहले तो ये तय कर लें। और दूसरा, यदि राम सत्य है, राम सनातन है, यदि राम की ही व्यवस्था के विरुद्ध चल रहा है तो कांग्रेस पार्टी वहां गलत थी, इस बात को स्वीकार करें। दूसरा, इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश जो है बीमारू बहुत ही निचले स्तर का राज्य बन चुका है आज। साहब एसी कमरे से बाहर निकलिए आप लोग, और एसी कमरे से बाहर निकल के देखिए, इनका दोस्त नहीं है अशोक जी, ये लोग जनता के बीच में जा नहीं पा रहे, समाजवादी पार्टी के कांग्रेस पार्टी के लोग, ये डाटा खेल रहे हैं और जनता को डाटा से मतलब नहीं, उसको देख रहे कि भारतीय जनता पार्टी आटा दे रही है, भारतीय जनता पार्टी रोजगार दे रही है, विकास दे रही है, व्यवस्था दे रही है, नव जीवन का संचालन दे रही है। और अंकुर जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश जो है अब लॉ एंड ऑर्डर एकदम फेल है, शून्यता में है। साहब मैं आपको बता दूं कि वो दूसरी बार हम सत्ता में आए हैं तो लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे आए हैं, बेहतर प्रशासन के नाम पर आए हैं, जनता के बीच में सरकारी योजनाओं को बेहतर ढंग से डिलीवर कर पाए, इसलिए हम उत्तर प्रदेश में आए हैं। और जो उत्तर प्रदेश की जनता ने इस बात को महसूस किया है कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसके हाथों में प्रदेश और देश का भविष्य सुरक्षित है। और आपने देखा, हम 14 जीते, 17 जीते, 19 जीते, 22 जीते, तो उसके पीछे एक कारण था कि हमने बेहतर से बेहतर जनता को डिलीवर किया है, जो पूर्व की सरकारों में। ये उत्तर प्रदेश अशोक जी, मैं एक छोटी सी घटना का चर्चा करना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में राजू पाल की हत्या हुई थी और राजू पाल को प्रदेश का डीजीपी से लेके सिपाही तक ढूंढ रहा था, पूरा प्रदेश में वो गायब थे। लेकिन संयोग देखिए कि मुलायम सिंह जी का उसी प्रयागराज में मंच लगता है और उस मंच पर कौन खड़ा होता है? अतीक अंसारी। डीजीपी नीचे ढूंढ रहा है, डीजीपी नीचे खड़ा होकर अतीक अंसारी को ढूंढ रहा है और मंच पर अतीक अंसारी खड़ा है और मुलायम सिंह इस बात की तकलीफ दे रहा है कि मैं जानता हूं अतीक गड़बड़ आदमी नहीं है। उसका हाथ उठा के कहते हैं कि गड़बड़ आदमी नहीं है, उसका जिसका इंतजार पूरे प्रदेश की पुलिस कर रही थी, ये उनकी बात करते हैं। इनको वो उत्तर प्रदेश चाहिए। दूसरी घटना में बताना चाहूंगा, गाजीपुर में स्निग्धा मिश्रा, उस बच्ची की रेप करने वाला व्यक्ति लखनऊ के अखिलेश जी के साथ फोटो खिंचवा रहा था, उस व्यक्ति को जिसको पूरे प्रदेश की पुलिस ढूंढ रही थी, प्रदेश की सबसे बड़ी घटना थी। इनको ये उत्तर प्रदेश चाहिए। और हमारे मित्र अंकुर जी कह रहे थे कि एकदम सब कुछ फेल हो चुका है। साहब आप एक पश्चिम के क्षेत्र की घटना बताता हूं। दिवाकर नाम के लड़के की दिन दहाड़े उसकी उनको उठाया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। और साहब अखिलेश जी के साथ घूमने वाले लोग फोटो खिंचवा रहे हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट होता है।
यही उत्तर प्रदेश चाहते हैं आप। और यदि ये उत्तर प्रदेश चाहते हैं तो जनता 2024 में का इंतजार कर रही है। बस 90 दिनों की बात है, बाकी सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। और जहां तक बजट की चर्चा है, अभी फराज भाई दिखा रहे थे कोई सुसाइड केस। सात प्रदेश में ढेर सारे सुसाइड होते हैं, उसके विभिन्न कारण हो सकते हैं, परंतु उन सारे सुसाइड को सामाजिक कारण हो सकते हैं, आर्थिक कारण हो सकते हैं, आर्थिक कारण से यह दुखद है, डेटा दिखा रहे थे निश्चित वो तौर पर यह क्राइम था। दुखद है कि कोई व्यक्ति सुसाइड करता है। फराज भाई, अरे कोई सुसाइड नहीं व्यक्ति था पांडे सुसाइड जी करता वो। है, यह दुखद है, परंतु उसके अरे 50 कारण सुसाइड हो का नहीं सकते दिखा हैं। रहे थे सरकार, वो सुसाइड का नहीं दिखा रहे थे पांडे जी, मेरे भाई सुसाइड का नहीं दिखा रहे थे। मैं वो नहीं कुछ और और कुछ था, क्षमा आप चाहूंगा, देख नहीं पाए सही। देख नहीं पाए, मुझे सुसाइड का है। देख नहीं पाए हमारे फराज मित्र भाई। भी चर्चा कर रहे, सुसाइड की चर्चा हुई थी, परंतु सुसाइड के कई कारण हो सकते हैं, परंतु उस कारण के पीछे सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार का कार्यक्रम व्यवस्था दोषी है। मुझे लगता है कि इस पर पूरा विचार करना होगा। बिल्कुल, मैं अशोक भाई, प्रेमराज सिंह जी आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले मैं जो अनुपम मिश्रा जी है उनके पास सीधे जा रहा हूं। अनुपम भाई, मुझे ये बताइए कि ये क्या कोशिश हो रही है उत्तर प्रदेश में, किस तरह का सियासी माहौल बनाने की तैयारी की जा रही है? बीजेपी जय श्री राम को बहुत आगे बढ़ाती हुई दिख रही है और जो समूचा विपक्ष है वो पीडीए के साथ लामबंद नजर आ रहा है। तो क्या ये पूरी जो लड़ाई है सियासी उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले, ये जय श्री राम बनाम पीडीए होने वाली है क्या? देखिए अशोक जी, जहां तक बजट की बात है, मुझे क्या कोई एक भी मौका गिना सकता है कि सरकार किसी की भी हो, सरकार का काम है बजट पेश करना, विपक्ष का काम है क्रिटिसाइज करना। मुझे तो याद आता नहीं कि आज तक कभी किसी भी विपक्ष ने, फिर वो विपक्ष में कांग्रेस हो, भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, कोई हो, तो मैंने तो आज तक किसी विपक्ष को कभी सरकार के बजट का स्वागत करते देखा नहीं। तो ये एक रस्मी विरोध है। और इसकी सबसे बड़ा सबूत मैं देखता हूँ कि बजट का जो विरोध होता है हर साल, मैं उसको रस्मी क्यों कहता हूँ, वो 24 घंटे के बाद कोई उसका नाम नहीं लेता। अशोक, आज जो लोग आपको बजट का विरोध करते मिल रहे हैं, ये आपको एक हफ्ते बाद बजट को लेकर, देखिए एक बात अच्छी कही फराज कह रहे थे, फराज भाई को मैं मानता हूं। मैं देख रहा था कि करीब 6.25 करोड़ का बजट पिछली बार था, उसका 24% अनयूटिलाइज रह गया। 24% पैसा आप खर्च नहीं कर पाए, 76% पैसा आपने खर्च किया। हाँ, तो अगर भाई आप जब 7 लाख करोड़ पूरा नहीं खर्च कर पाए, तब आप 7,36,000 करोड़ ले आए। तो पहले बजट लाना एक बात है, बजट को खर्च करना दूसरी बात है। और मैं मानता हूं कि ऐसे सरकार की कमी जो आप, लेकिन ये भी मुझे बताएं अशोक जी कि पिछले एक साल में जब सरकार अपना पैसा नहीं खर्च कर पाई, इस बात को कितनी बार विपक्ष ने उठाया। इसीलिए मैं कहता हूं कि विरोध रस्मी है। जिस दिन बजट पेश हुआ, हंगामा मचा दो, तमाशा कर दो, विरोध कर दो, लेकिन उसके बाद एक साल तक आपको बजट पे निगाह भी रखनी चाहिए ना। आप देखें, मुझे याद है जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो विपक्ष उस पर नजर रखता था। जब सफाई मेले में आप गए, उन्होंने तुरंत आरटीआई डाल दिया। साथ सफाई मेले में कितना खर्च हुआ, 1-1.5 साल अखिलेश यादव ने जवाब नहीं दिया। उसके बाद आरटीआई न्यायालय ने आदेश किया कि आपको जवाब देना होगा, तो उन्होंने फिर जवाब दिया कि साहब हमारा 350-400 करोड़ क्या खर्च हुआ है, इतने हवाई जहाज, इतने हेलीकॉप्टर वगैरह वगैरह। तो आप उसको उठाएं। अगर आपको लगता है कि बजट के पैसे खर्च नहीं हुए और जो बात सच है, तो आप इसको रेगुलरली मॉनिटर करें। विधानसभा बैठती है बार बार। बजट की जो खर्चा है, ये बहुत गंभीर बात है कि आपने 6,85,000 करोड़ का बजट आपने प्रस्तुत किया, उसमें 1,65,000 करोड़ आप खर्च नहीं कर पाए। तो ये बात एक रस्म के तौर पे छोड़ के नहीं उठाई जाती। एक तो मेरा ये कहना है। दूसरे फराज भाई पे ही मैं, चूंकि फराज भाई डेटा के साथ बात कर रहे थे, तो उनका कहना है कि साहब इतने अलग अलग ये पैमानों पे यूपी सरकार यहाँ, यूपी सरकार बाकी प्रदेशों के मुकाबले यहाँ। तो चलिए, यूपी सरकार कहते हैं साहब आपने बहुत अच्छा काम किया, बहरहाल उसको छोड़ें। एक चीज अगर आपको जांचना ही है, जैसे पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे थे फराज भाई, तो पर कैपिटा इनकम फिर आपको जांचना पड़ेगा अखिलेश यादव की सरकार से, जो इसकी पूर्ववर्ती सरकार थी, मायावती की सरकार से जो उससे पूर्ववर्ती है। मायावती 32,000 रुपए का पर कैपिटा छोड़ के गई थी 2012 में। 2012 में मायावती 32,000 रुपए का जो पर कैपिटा उन्होंने छोड़ा था, उसको अखिलेश यादव ने 2017 तक बढ़ा के 52,000 रुपए कर दिया। यानी उन्होंने उसको 32,000 से 52,000 कर दिया 5 साल में। और 2017 से लेके 22 तक 23 तक 83,000 करोड़ आ गया, 30,000 बढ़ गया। तो 83,000 करोड़ 83,000 आ गया पर कैपिटा।
तो अब आप एक तो साला बजट आप देखें, जब बजट में बात होती है तो 1000 करोड़ की बात होने लगती है, तो एक एक वो हो जाता है। लेकिन कुल मिलाकर जो चीज आपकी 2012 में 32,000 थी, वो 2017 में 52,000 आ गई, 2022 में 83,000 आ गई। तो मेरा एक कहना सिर्फ इतना है कि साहब, सरकारें किसी की भी हों, कांग्रेस हो, बसपा हो, सपा हो, भाजपा हो, काम सब करती है, बजट सब पेश करते हैं, डेवलपमेंट सब। अगर मैं सबसे बड़ा इसका सबूत दे रहा हूं अशोक जी, अगर आप पर कैपिटा इनकम का ही ग्राफ देखें तो आपको 2012 से लेके 2024 तक वो सीधे ऐसे बढ़ते ही नजर आएगा। एक बार थोड़ा डिप हुआ था जब कोविड आया था, वरना वो आपको सीधे आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये दिखाता है कि बजट भी पेश होते हैं, सरकारें काम भी करती हैं। बाकी जो आलोचना है, इसको मैं रस्मी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने आज तक बजट की आलोचना बजट के दिन 24 घंटे के बाद कभी होती देखी नहीं है अशोक। बिल्कुल अनुपम भाई, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। हम लोग भी विधानसभा विधान परिषद की कार्यवाही देखते हैं तो एक परंपरा बन गई है कि जिस दिन बजट पेश होगा उस दिन हंगामा होगा, या सदन की कार्यवाही शुरू होगी तो उस दिन अब हंगामा होगा, खूब तमाम सारे मुद्दों को उठाया जाएगा, लेकिन सदन के बाद वो मुद्दे बदल जाते हैं। तो फराज खिदवई जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। फराज भाई, मेरा आपसे सवाल भी है, तब अपनी बात कहिएगा कि क्या ये रस्मी विरोध है जो अनुपम भाई कह रहे हैं? अनुपम मिश्रा जी ने कहा कि ये रस्मी विरोध होता है, अगले दिन इसकी बात क्यों नहीं की जाती? क्यों साल भर बजट को लेकर सरकार की घेरबंदी नहीं करता है विपक्ष? फराज भाई। ठीक है अशोक भाई, मैं आपके दूसरे सवाल पे आऊंगा। पहले अनुपम जी के साथ मैं और भी डिबेट्स में बैठता हूं और इनको मैं पसंद करता हूं अनुपम जी, क्योंकि अच्छी बात यह है कि अनुपम जी बहुत तार्किक बातें करते हैं। देखिए, कुछ भी हो, मैं फिर से ये बोल रहा हूं कि मेरे पास तो ये आप समझ लीजिए कि एक तरह से रामबाण मुझे मिल गया है और इसको मैं बहुत पढ़ा करता हूं अक्सर। पर कैपिटा इनकम की अनुपम जी बात कर रहे थे। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, भारत सरकार का डॉक्यूमेंट, पेज नंबर 33। पेज नंबर 33 में देखिए मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है पीले से, अगर आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? येलो से कुछ हाईलाइट दिख रहा है? बहुत क्लियर नहीं है, येलो लाइन सी एक दिख रही होगी आपको जी। है तो इसके देखिए पर कैपिटा इनकम, इसमें ग्रोथ दिया हुआ है कि किस ईयर कितनी पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ हुई। ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा एनएसडीपी एट 2011-12 सीरीज। इसमें जो ग्रोथ अगर आप देखिएगा फराज भाई, मैंने भी एनएसडीपी के ही आपको डेटा निकाल के दिया। जी, अगर मैं कहता हूं कि 2012 में 32, सुने, अगर मैं कहता हूं कि 2012 में 32,000, 2017 में 52,000 और 2023 में वो 83,000 है, क्या मेरा आंकड़ा गलत है? आपने जो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट, नहीं, आपका आंकड़ा गलत नहीं है। आपका आंकड़ा अनुपम जी सही है। आपका आंकड़ा सिर्फ इतना गलत है कि 2021-22 में 68,810 है इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से। बाकी आप सही बोल रहे हैं, लेकिन इसमें एक देखिए ट्विस्ट है। गलत बात फराज भाई, मैंने कहा कोविड के दौरान नीचे गया था, मैंने आपसे बोला। अच्छा ठीक है, ओके, इट इज, चलिए ठीक है। लेकिन मैं कहना अनुपम अशोक जी ये चाह रहा हूं कि पेज नंबर 32 पे ये एब्सोल्यूट वैल्यू दी हुई है पर कैपिटा इनकम की, और 33 पे दिया हुआ है कि किस ईयर कितनी ग्रोथ हुई। तो आप देखिए कि जब हमारी सरकार थी 2013-14 में 12% की ग्रोथ हुई, 2014-15 में 5.3%, फिर 11.5%, फिर 11.8%, और जहां पे बीजेपी की गवर्नमेंट आ जाती है 2017-18 में देखिए ग्रोथ कम हो गई, 10%, 7.6%, 5.3%। कोविड अगर छोड़ भी दीजिए, कोविड में -6.1% थी। तो अनुपम जी, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो पर कैपिटा एनएसडीपी में ईयर ऑन ईयर ज्यादा ग्रोथ हुई है एज कंपेयर टू 2022। फराज भाई, पूरे अदब से कह रहा हूं, अखिलेश यादव ने पांच सालों में, समाजवादी पार्टी सरकार ने 5 सालों में 32,000 के आंकड़े को 52,000 यानी 20,000 की ग्रोथ 5 साल में दी, और उसी 52,000 को 83,000 यानी 30,000 की ग्रोथ उसमें भाजपा दे चुकी है। अगर आप पीछे भी जाएंगे, अगर आप 32,000 से भी पीछे जाएंगे, तो आप देखेंगे सरकार कोई भी हो, पर कैपिटा इनकम बढ़ता ही गया है। और फिर से दोहरा दूं, 5 साल में समाजवादी, मैं भी मान रहा हूं पर कैपिटा इनकम अनुपम जी बढ़ता है। 5 साल में सपा सरकार ने 20,000 की ग्रोथ दी, 7 साल में, 6.5 साल में आप एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं देख सकते, आप इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देखिए। क्यों? अरे अनुपम जी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आप, वो तो मुझे देखने की जरूरत नहीं, वो तो इस किताब में लिखा हुआ है, इसमें मैं क्या कैलकुलेट करूं?
इस किताब में लिखा हुआ है, जिसमें अगर आप एवरेज देखिएगा तो 12% के ऊपर जा रहा है, और भाजपा सरकार का तो 10% भी नहीं पहुंच रहा है। और आरबीआई की रिपोर्ट है, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये एक आरबीआई की रिपोर्ट है, जिसके हिसाब से अगर आप उत्तर प्रदेश के 5 सेक्टर देखिएगा जो मेन सेक्टर माने जाते हैं, जिसमें एग्रीकल्चर है, मैन्युफैक्चरिंग है, इंडस्ट्री है, सर्विसेज है, कंस्ट्रक्शन है, और ये जो डेटा, ये इसका जो सोर्स है आरबीआई हैंडबुक और इंडियन स्टेट्स है, जिसमें कंपैरिजन किया गया है। फराज साहब, जो आप हैंडबुक बता रहे हैं उसी को बता रहा हूं कि 5 सालों में, आपने कहा ना परसेंटेज देखे, 5 सालों में सपा सरकार में 38% की ग्रोथ हुई 5 साल में, और भाजपा के 6.5 साल में 64-65% की ग्रोथ। सुने, मेरी गणित एकदम दुरुस्त है, मेरी बात सुने, आप उसको जोड़ लें, आपके सामने पर ईयर है, आप उसको 5 साल में जोड़ लें, 5 साल में जोड़ लें आप ना। चलिए, मैंने अंकुर सक्सेना जी कोई बात कहना चाह रहे हैं। अंकुर जी बताइए। जी अशोक जी, देखिए अनुपम जी ने जो बात रखी कि सदन में विपक्ष के द्वारा कोई प्रश्न क्यों नहीं उठाया जाता है, अगर इनके द्वारा बजट के सदन में विपक्ष सवाल नहीं उठाता है, वो ये कह रहे हैं कि बजट को लेकर सिर्फ एक दिन बजट पर बात क्यों होती है। नहीं, मैं अशोक जी उसी पूरे 5 साल तक सरकार की घेरेबंदी बजट के खर्च को लेकर क्यों नहीं होती है, वो ये सवाल उठा रहे हैं। मैं अशोक जी उसी बात पे आ रहा हूं, चाहे आप इसको जिस रूप में ले, मतलब विपक्ष के लिए कहा जा रहा है कि उनने सरकार की घेराबंदी इस मुद्दे पर क्यों नहीं कर रहे या प्रश्न क्यों नहीं पूछ रहे हैं। सवाल तो ये होता है, एक कैग नाम की एक संवैधानिक संस्था है, जिसको हम लोग कहते हैं भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। उनका काम क्या है? वो लोग भी तो, उनका काम ही तो ये है ना कि इस तरीके के आय व्यय के ऊपर नजर रखना। कैग की ये जिम्मेदारी होती है, कैग की रिपोर्ट्स आती हैं, कैग के प्रति जवाबदेही होती है, और अगर आप पूरा बजट नहीं खर्च कर पा रहे तो बजट में कटौती करनी चाहिए नेक्स्ट टाइम आपको, लेकिन वो सारी चीजें नहीं होती हैं। अच्छा, दूसरा सवाल है आरटीआई का। आरटीआई को तो भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र सरकार ने आज की डेट में पंगु बना के रख दिया है। उसमें उन्होंने एक प्रोविजन लागू कर दिया है कि अगर कोई व्यक्ति उसमें कह देता है कि ये मेरी गोपनीय एवं प्राइवेट सूचना है और उसको ना दिया जाए, एक उसमें प्रार्थना पत्र संबंधित विभाग में दे देते, तो वो सूचना आज की डेट में दी नहीं जा रही है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने आरटीआई, जो जनता का सबसे ब्रह्मास्त्र था, उसका तो नाखूनी काट दिए। अब सवाल उठता है, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि महोदय लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे, जो जज साहिबान के साथ में हुआ वो तो एक करंट का बात है। आप थोड़ा सा पीछे चलेंगे, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, ये पेपर है, जिसमें आपके बस्ती जनपद की नायब तहसीलदार हैं, उन्होंने अपने ही समकक्ष नायब तहसीलदार पे घर पे घुस के मारने, पीटने और गलत व्यवहार करने का आरोप लगाया। आप उस, अगर बात की बात करते हैं तो संगीत सोम आप ही की पार्टी के नेता हैं, जिनको दोषारोपित किया गया दंगों को लेकर। अगर आप बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर की, तो आपको इस बात का भी जवाब देना पड़ेगा कि आप ही की भारतीय जनता पार्टी के जो सोनकर मंत्री हैं, उनने एक बार पुलिस पिकट वापस कर दी, एक बार त्यागपत्र दे दिया। क्यों दे दिया? पुलिस की निरंकुश कार्यप्रणाली को लेकर। कानपुर में पत्रकारों को मारा गया, नहीं, लेकिन बाद में उन्होंने अपना, क्योंकि वो सही सवाल पूछ रहे हैं, अपना खंडन भी दिया था कि नहीं, अशोक जी बाद में अपना खंडन भी किया था, ये कोई नाराजगी पार्टी से नहीं है उनकी। नहीं अशोक जी, आपकी बात सही है, पार्टी से नाराजगी कौन कर सकता है? जब सैया भाई कोतवाल, उनके कोतवाल ही नहीं सुन रहे थे, इसका मतलब प्रशासनिक निरंकुशता चल रही थी ना। पुलिस और प्रशासनिक को तो लॉ एंड ऑर्डर की प्राथमिक जिम्मेदारी किसकी है? अंकुर जी का कनेक्शन कट रहा है। प्रेम नारायण सिंह जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपनी आवाज क्या सुरक्षा रेज कर रहे थे। सरकार जब जो है अपने मंत्रियों की सुरक्षा नहीं कर पा रही, और एक मजेदार किस्सा तो आप गाजियाबाद में भूल ही गए होंगे, गाजियाबाद के जो माननीय विधायक थे, उनसे वहां के असला बाबू ने रिश्वत ले लिया था उनके लाइसेंस का नवीनीकरण करने का। ये बात अलग है, बाद में उन्होंने भी खंडन करा था, लेकिन असला बाबू इतने चमत्कारी आदमी होते हैं कि किसी भी जिले में अगर आपको लाइसेंस बनवाना है, अशोक जी आप भी जाएंगे अपना परिचय दे बिना, तो आपसे बिना माल पानी के लाइसेंस नहीं बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में विधायक जी से ले लिया गया। ये उत्तर प्रदेश सरकार के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि महोदय रामराज का बखान कर रहे हैं। मेरे भाई ये रामराज नहीं है, यहाँ आप अपने को बचा के चलो, यही रामराज है। सुबह आप घर से निकलो और शाम को सही सलामत घर पहुंच जाओ, प्रभु को प्रसाद चढ़ाओ। ये रामराज की संकल्पना आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के शासन में हो चुकी है। और बीएचयू में जो घटनाक्रम घटा है उसको तो आपने देखा, भारतीय जनता पार्टी के जो IT सेल के जिलाध्यक्ष थे वो बाकायदा उसमें दोषारोपित हुए। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारी उंगलियां खड़ी होती है, मैं एक एक करके सबके पास जा रहा हूं। पहले मैं प्रेम नारायण सिंह जी के पास जा रहा हूं, आपके पास आ रहे हैं, प्रेम नारायण सिंह जी को सुनिए, उसके बाद आप ही के पास आ रहे हैं। प्रेम सिंह जी, ये रश्मि अशोक जी,
अशोक जी, हाँ। मैं उस पे नहीं आ रहा हूं, मैं रश्मि विरोध पे बाद में आऊंगा। पहले मैं पांडे जी की बात पे आता हूं, क्योंकि पांडे जी भूल जाते हैं कि इनकी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी की जगह वो भ्रमित जन पार्टी है। ये पूरा लगातार भ्रम में जीते हैं, पढ़ते लिखते तो कुछ है नहीं, यहाँ चले आएंगे और उसको जो इनको बताया गया उतना बोल देंगे। ये कांग्रेस पार्टी पर उंगली उठाते हैं। पांडे जी, घर पे जाइए, अध्ययन करिए, कुछ बुजुर्ग लोगों के साथ बैठिए, तब उनसे ये पूछिए कि राम मंदिर का शिलान्यास किसने किया था, पहली चीज। दूसरा सवाल ये कीजिए, दूसरा मुस्कुराइए मत, दूसरा सवाल ये कीजिए ताला किसने खोला था। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल आप ये करिए कि 1985 के पहले चाहे आपका हिंदू महासभा हो, चाहे जनसंघ हो, चाहे कोई भी हो, आप कोई एक वाकया मुझे बता दीजिए जहां आप में से किसी को रामलला की, राम मंदिर की याद आई हो। पहली चीज। अब आप कहते हैं भ्रम की बात, भ्रम की जब आप बात करते हैं ना, तो पहले देश को फिर भ्रम में डाल दिया। इधर आप विकसित भारत की संकल्पना करते हो, इधर आप कहते हैं लोगों को रोजगार दे दिया। अगर आप लोगों को रोजगार दे रहे हो तो भैया 5 किलो चावल गेहूं की जरूरत क्या पड़ रही फिर आपको? और अगर 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूं के ऊपर आपका जब इस देश का निवासी आश्रित हो गया, तो फिर आपका रोजगार कहाँ है? क्या 5 किलो चावल देकर के आप अगर विकसित बना रहे हैं तो फिर पूरा 140-42 करोड़ लोगों को 5-5 किलो चावल दे दीजिए, अडानी अंबानी जी को घर पर बैठाइए और हो गया पूरा संपूर्ण विकसित। अब आप एक उंगली उठा रहे थे, सवाल आप एक कर रहे थे कि पिछले केस में इनके साथ उस आतंकी की फोटो हुई, घटना वाली की फोटो हुई, इनके साथ फोटो हुई, उनके साथ फोटो हुई। भाई साहब, पहली चीज, आप लॉ ऑफ ऑर्डर की बात करते हैं मिश्रा जी, आप लॉ ऑफ ऑर्डर की बात करते हैं। स्वामी चिन्मयानंद का केस होता है, उनको गिरफ्तार किया जाता है, एविडेंस सामने आता है, बाकायदा उनकी पेशी होती है, पेशी होने के बाद में अब निर्दोष साबित हो जाते हैं। तो अगर वो निर्दोष थे तो वो गवाह कहां से आया था? निर्दोष थे तो फिर इतने समय वो क्यों उनके ऊपर कार्रवाई की गई? कैसे वो जेल में थे? और अगर निर्दोष नहीं थे तो फिर कार्रवाई क्यों हुई भाई साहब उन पर? फिर उसके बाद अब मुक्त कर रहे हो आप। फोटो की बात करते हो तो वो हमारे अंकुर सक्सेना जी ने बता दिया, और समय समय पर इस देश के बड़े बड़े नटवर लाल आपकी पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ सेल्फी के साथ देखे जाते हैं। फोटो पे बहुत सारे केस हैं। अब क्योंकि सब लोग उंगली उठा रहे हैं तो आप भी उठाइए, आप चर्चा करिए, क्योंकि आप लोगों को वेल ट्रेंड करके भेजा जाता है। आपको सुनना किसी की है नहीं, मानना किसी की है नहीं, अपनी बात पे ठोके रहो तो आप अड़े रहो, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप जो भौतिक सत्यापन की बात करते हो ना, संकल्पना की बात करते हो, तो संकल्पना आपको राम सेतु के बारे में बता दूं, आप पढ़िए। राम सेतु को काल्पनिक बताते हुए माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में उसको तोड़ने के लिए बजट एलोकेट किया गया था, बजट पास किया गया था। आप थोड़ा जानकारी करिए, एक एविडेंस बताइए जहां कांग्रेस पार्टी ने राम को काल्पनिक कहा हो। राम सेतु को काल्पनिक आपकी पार्टी के सबसे दिग्गज नेता ने कहा था, और उसकी बात प्रधान जी ने भी वही कहा। तो उस पर आइए ना, आप क्यों आत्ममुग्धता की तरफ है? मतलब आप जो कह देंगे वो हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी आपके बोल देंगे हम 10 पास है, मैं कभी कॉलेज गया नहीं, तो आप उसको कहेंगे सब कुछ है। और फिर उसके बाद में प्रधानमंत्री जी कह देंगे नहीं नहीं मेरे पास तो सारी डिग्रियां हैं, तो आप उसको भी कहोगे वो भी सही है। तो उससे अनुपम जी, ये पूरा जो मामला है, मैं देख रहा हूं कि बजट पे चर्चा शुरू हुई थी लेकिन वो राम पे केंद्रित हो गई। बस यही बात अशोक जी यही बात मैं भी कह रहा था। एक तो आपके प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हो गया, मैं कहीं और कमिटेड हूं, मैं तुरंत छोड़ रहा हूं प्रोग्राम, अब मुझे लेकिन मैं जाने से पहले एक पत्रकारिता वाली बात, जो शायद केवल आप समझेंगे, ये किसी का पक्ष नहीं है। एक तो बात शुरू हुई थी बजट पे, अब फिर वो लॉ एंड ऑर्डर, उसके बाद राम सेतु, प्रधानमंत्री की डिग्री। राम सेतु को अटल सरकार ने क्या बताया मैं नहीं जानता, लेकिन राम को काल्पनिक कांग्रेस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देके बताया कि राम काल्पनिक पात्र है। पहली बात सुन लें और टोकेगा नहीं। दूसरी बात, अभी मैं अंकुश सक्सेना जी को सुन रहा था, वो भी बजट से कि बीएचयू में रेप हो गया और भाजपा, ये मैंने तब कहा है जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने लॉ एंड ऑर्डर पे मेरी बात सुने। भाजपा के कार्यकर्ता पकड़े गए, भाजपा की सरकार ने पकड़े। भाजपा की सरकार ने ये नहीं कहा लड़के हैं गलती हो जाती है। और एक आखिरी बात क्योंकि जो इनकी गठबंधन पार्टी कहती है। और तीसरी और आखिरी बात अंकुर भाई, लॉ एंड ऑर्डर पे बैठ के समाजवादी पार्टी को डिफेंड, मतलब आप समाज सपा के आप गठबंधन साथी हैं,
और आपके जो शीर्षस्थ नेता हैं उनका अभी तक नारा भूला नहीं है कि जिस पार्टी में लगा हो सपा का झंडा समझो उसमें बैठा है। अब आप समझ लीजिए इसको। उसके बाद अब आप किस पे आप दोषारोपण करने चले हैं। और बाकी ये बात चर्चा बजट की हो रही थी, वो गुंडा, और क्या गुंडा राज हुआ है। मैं प्रयागराज में अतीक अहमद साहब के शहर से आता हूँ। क्या होता है गुंडा राज, क्या होता है जंगल राज। मतलब मिश्रा जी कौशल किशोर के घर में उनकी रिवॉल्वर से हत्या होती, उसको गुंडा ही नहीं मानेंगे आप? भैया हत्या, सुनो मेरी बात सुनो। नहीं, आप ले जाते हैं वहां। जवाब दो ना, आप सुनने जवाब दो। दुनिया में कोई सरकार नहीं है कोई कुछ कहे। राम एक ही बार सुनो, एक बार आया था, दोबारा नहीं आएगा। क्राइम होता रहेगा। अंतर सिर्फ ये है कि सरकार का अपराध के प्रति रुख क्या है। सरकार पुलिस कस्टडी में मारा गया बंदा, उसके लिए आपका क्या कहना है? सरकार पुलिस कस्टडी में एकमात्र रवैया है, एकमात्र रवैया है हमारे पास आओ शराफत अली बन जाओ, उसके अलावा कोई रवैया नहीं है मिश्रा जी। आपकी कौशल में कितनी बड़ी घटना हुई, क्या आपको नहीं दिखी वो कि सरकार कहती है नहीं। अंतर इस माफिया को मिट्टी में मिला दिया। माफिया को मिट्टी मिला देंगे कि मुख्यमंत्री कहते हैं लड़के हैं, बलात्कार करके गलती हो जाती है। आप सभी वरिष्ठ जनों को मेरा प्रणाम। फराज किदवई जी रिस्पॉन्ड कीजिए। अशोक जी अनुपम जी चले गए, जरा उनको एक बात आप बता दीजिएगा फोन करके। जो अभी उन्होंने बोला था ना कि बजट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसी के बारे में बात करेंगे। हमने बताया था ना कि 76% बजट यूटिलाइज नहीं हुआ। उनको फोन करके बोल दीजिएगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में 97% तक यूटिलाइजेशन बजट का था। तो उनसे और दूसरा रिक्वेस्ट ये करिएगा कि वो एक पत्रकार हैं, उनको एक न्यूट्रल उसमें रहना चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ज्यादा लग रहे थे। कृष्णमोहन भाई को बिलावजे के लिए आपने आमंत्रित किया, अच्छा भला वो भारतीय जनता पार्टी के लिए खेल रहे थे। दूसरी बात, उनको फोन करके एक और चीज बता दिएगा कि जब उन्होंने हमारे शीर्षस्थ नेता के ऊपर ये टिप्पणी की है, उनको बता दिएगा कि इनके जो भारतीय जनता पार्टी के जो एडीआर बोल रहा है, मैं तो कुछ बात करता हूं इन्हीं के हवाले से। एडीआर बोल रहा है कि जो उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में मंत्री हैं, उसमें से 22 मंत्री ऐसे हैं कि जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, और करीब करीब 20 मंत्री ऐसे हैं जिनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं, जिसमें मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, डेकोइटी। तो आप बताइए कि जिस सरकार के मंत्री डकैत, डाकू हो, हत्यारे हो, अटेम्प्ट टू हत्या में उनका वो बात करेंगे लॉ एंड ऑर्डर की। तो आप अनुपम जी को ये जरा से दो चीजें बता दीजिएगा कि जो मैंने अभी बताया कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में 97% तक बजट यूटिलाइजेशन था। पहली बात। अशोक भाई, मैं अपनी बात खत्म करूंगा, अपने कृष्णमोहन भाई की बात का एक जवाब दे दूं। आपने अभी फिस्कल डेफिसिट की बात की, आपने बोला था क्या उसको बहरहाल फिस्कल डेफिसिट बोल रहे थे। तो एक ये और जरा ट्रेंड देख लीजिएगा फिस्कल डेफिसिट का। इसके हिसाब से जो स्टेट्स का फिस्कल डेफिसिट है वो ऑन एन एवरेज पूरे भारत का 2.8% है, और आप अपने मुंह से कह के गए कि उत्तर प्रदेश का 3% या उससे ज्यादा है। तो साहब आप किसी भी चीज पर आप फिस्कल डेफिसिट की बात करेंगे, वो डेटा दिखाया जाए कि साहब फिस्कल डेफिसिट में भी आप खराब चल रहे हैं। अभी आपने की एमएसपी की बात, सिर्फ एक चीज मैं बोलूंगा क्योंकि उसके बाद मैं खत्म कर दूंगा कि 140 करोड़ जनता, जिसमें मैं भी आता हूं, वो प्रधानमंत्री की बात को ये समझेगी कि प्रधानमंत्री जी अगर कुछ कह रहे हैं तो वो सच कहेंगे। आप ये बताइए कि अभी जब मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे थे तो प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि 3100 रुपए में जो है वो धान खरीदा जाएगा, लेकिन उसके तुरंत बाद 9.27 लाख मेट्रिक टन धान खरीदा गया 2183 रुपए में। यानी कि प्रधानमंत्री जी ने भी झूठ बोला चुनाव से पहले कि हम 3100 रुपए में खरीदेंगे, उन्होंने 2183 रुपए में खरीदा। तो कृष्णमोहन पांडे जी आज चेक कर लीजिएगा कि प्रधानमंत्री भी जो कहते हैं उसका पालन आपकी सरकारें नहीं करती। चलिए जवाब सीधे कृष्णमोहन पांडे जी से लेते हैं। कृष्णमोहन पांडे जी रिस्पॉन्ड कीजिए। जो कहते हैं वो तो करते नहीं। एक लोगों का मैं जवाब दूं। हमारे प्रेमनारायण सिंह जी कह रहे थे कि पढ़ लिख के आना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और किस संस्थान से पढ़े। तो एक बात स्पष्ट कर दूं, IIT BHU से मैं IITians हूं, इसमें कोई शक नहीं है, निश्चिंत रहिए। और अध्ययन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इसीलिए हमको लगाया है कि अध्ययन कीजिए और हमारा पक्ष रखिए, और मैं वैचारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी का पक्षधर हूं। एक बात। दूसरी बात, इन्होंने बाकी सारी चीजें, राम मंदिर और सारी चीजों का जवाब अनुपम जी ने आपको दे दिया। इन्होंने कहा कि 5 किलो चावल देने की क्या आवश्यकता है। याद दिलाना चाहूंगा आपको, और अशोक भाई 2010 में इन्हीं की सरकार थी, और सुप्रीम कोर्ट ने इनसे पूछा
कि देश में भूखमरी बढ़ रही है, जबकि इसके बदले इसके उलट हजारों लाखों टन अनाज सड़ जा रहे हैं। आप क्यों नहीं इसका रिपोर्ट करते हैं? इन्होंने एफिडेविट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि हमारे पास कोई बेहतर संसाधन नहीं है जो कि हम इसको बांट सके, ये लूट के बेच चल जाएगी। और यही बात 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था और 2014 में हम आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ये 5 किलो राशन और सारी चीजें बट रही हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट में आपने कहा था पारदर्शिता नहीं है, हमने पारदर्शिता करके दिखाया। 1 किलो चावल इधर नहीं होता है। दूसरा विषय, इन्होंने कहा स्वामी चिन्मयानंद को छोड़ दिया। स्वामी चिन्मयानंद को तो आप लेके आते हैं कि न्यायालय ने छोड़ दिया गलती की। राहुल गांधी को जब न्यायालय दंडित करता है तो कहते हैं जुडिशरी गड़बड़ हो गई, हाई कोर्ट दंडित करता है तो कहते हैं मोदी की जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट छोड़ती है तो कहते हैं कि ये न्याय की जीत है। और इसके ठीक उलट याद दिलाना चाहूंगा सुकन्या केस, जो एक लड़की का रेप होता है, 5 लोग मिलकर रेप करते हैं जिसमें राहुल गांधी सम्मिलित होते हैं। जिस जज ने तुम्हें नोटिस कर जो जज नोटिस करता है, सोच के बोलिए, मैंने बोला राहुल गांधी नशे की स्थिति में बात कर रहे हो, एक चैनल पर बैठ करके राहुल गांधी सम्मिलित होते हैं। ये बलात्कारियों की पार्टी प्रवक्ता होकर के यहाँ बैठ करके नशे में बोलोगे, माननीय तिवारी जी को समझाइए कैसे कहते राहुल गांधी हमारी चीजें साबित करने के लिए राहुल प्रेम नारायण सिंह जी आपका बहुत धन्यवाद, फराज किदवई जी आपका बहुत धन्यवाद, अंकुर सक्सेना जी आपका धन्यवाद और अनुपम मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत धन्यवाद। तो आज इस चर्चा में हम लोग आज बहस कर रहे थे उत्तर प्रदेश के भारी भरकम बजट को लेकर कि आखिरकार योगी सरकार ने आज जो बजट पेश किया है उसमें युवा, किसान, महिलाएं, तमाम सारे तबके को छूने की कोशिश की है, तमाम सारी विकास योजनाओं को गति देने की कोशिश भी की है। लेकिन आज ही के दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट पेश करने के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भगवान श्री राम का जिक्र किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने भी भगवान श्री राम का जिक्र किया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस बजट के शुरुआत में राम है, मध्य में राम है, अंत में राम है। तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने यह कहा कि 90% पीडीए के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। तो लोकसभा चुनाव नजदीक है, बजट में सरकार तमाम सारी योजनाओं के माध्यम से पब्लिक के बीच में जाने की पूरी तैयारी कर रही है, तो विपक्ष भी पूरी तरह से तैयार है। लेकिन जनता के मन में क्या है? वो पीडीए के साथ जा रही है। पीडीए का असल स्वरूप क्या है, गठबंधन का स्वरूप क्या है, या वो एनडीए के साथ जा रही है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सभी राजनीतिक दल, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, लोकदल हो, लोकसभा चुनाव में कोई भी कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते। और आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जो बजट पेश किया है उसमें तमाम सारी योजनाओं के साथ साथ जो धार्मिक महत्व है उसको ज्यादा बल दिया गया है और इसी के आधार पर बीजेपी आगे बढ़ने की पूरी कोशिश भी कर रही है। तो मेरे साथ आज इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। कल किसी और मुद्दे के साथ आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।